चलिए, तो लाइव सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको जानकारी होगी कि आई थिंक 1 घंटा 51 मिनट लाइव सेशन चलने के बाद कुछ टेक्निकल कारणों से वो लाइव सेशन इंटरप्ट हो गया था और उसको ब्रेक कर दिया गया था। तो वहाँ तक का वीडियो तो लाइव सेशन में आपके पास उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा रह गया है उसको हम अलग से शूट करके पार्ट 2 के अंतर्गत डाल रहे हैं। और इसी हिस्से में हम आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों को, आपके द्वारा लाइव चैट के दौरान उठाए गए प्रश्नों को, समय समय पर जो सेशन के दौरान जो प्रश्न उभर कर आए हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो प्रश्नोत्तर का हमने वादा किया था वो पूरा हो सके। तो इसको हम लाइव सेशन पार्ट 2 के नाम से अलग से अपलोड कर देंगे रिकॉर्ड करके। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो कोविड-19 के चैलेंजेस या चुनौतियों के बारे में कर रहे थे, और हमने चुनौतियों को बड़े व्यापक पैमाने पर देखा। हमने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां आर्थिक चुनौतियां हैं, और मैंने आपसे ये कहा कि जो आर्थिक संदर्भ की चुनौतियां हैं इसको अलग से एक सेशन में मैं डील करूंगा, जहां अर्थव्यवस्था का संकट और समाधान पर हम चर्चा करेंगे। लेवल 2 पर मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। और मनोवैज्ञानिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, इस पर हमने विस्तार से बात की। लेवल 3 पर हमने बात की कि कोविड-19 से जुड़े कुछ मानवीय संकट हैं, ह्यूमन क्राइसिस हैं, जिनके बारे में हमने विस्तार से बात की। कोविड-19 से जुड़ी सोशियो कल्चरल चैलेंजेस भी हमारे पास हैं, जिसमें हमने विवाह, परिवार, महिलाओं पर हिंसा, तलाक के बढ़ते मामले, नशाखोरी, वैश्यावृत्ति जैसे मामलों पर बात की। और मानवीय संकट या सांस्कृतिक संकट के अंतर्गत हमने आतंकवाद, नक्सलवाद, इन संकटों पर बात की थी। तो ये चुनौतियां हैं जो हमारी सांस्कृतिक संदर्भ में, ठीक। और इन चुनौतियों के बाद एक दायरा बनता है राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों का। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कोविड-19 राजनीति और प्रशासन के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। तो राजनीतिक प्रशासनिक चुनौतियों के अंतर्गत, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के अंतर्गत, या जिसे मैं गवर्नेंस चैलेंजेस कहूँगा, गवर्नेंस से जुड़े चैलेंजेस के अंतर्गत अलग अलग डायमेंशंस आते हैं, अलग अलग हिस्से आते हैं जिनमें चुनौतियों को देखा जा सकता है। तो कोविड-19 से जुड़ी राजनीतिक चुनौतियाँ, ठीक है, का एक हिस्सा हमने ग्लोबल पॉलिटिकल चैलेंजेस के अंतर्गत देखा, जिसमें विश्व को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की बात हमने की थी। जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर होगा, जो न्यू एनवायरमेंटल ऑर्डर होगा, जो न्यू सोशल ऑर्डर होगा, जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर होगा। लेकिन इन्हीं राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों के अंतर्गत यदि हम इंडियन पर्सपेक्टिव को देखना चाहें, भारतीय परिदृश्य को देखना चाहें, तो इंडियन गवर्नेंस में या भारत के प्रशासन में कौन कौन सी चुनौतियां उभरेंगी, कौन कौन से संकट उभरेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। पिछला वीडियो जहां डिसरप्ट हुआ था वो यही हिस्सा था, जहां पर हमने बात की थी पॉलिटिकल चैलेंजेस विद कोविड-19। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ा चैलेंज जिस पर हमने चर्चा की है वो फेडरलिज्म का चैलेंज है, संघवाद। वो सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा हुआ है, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। और हमने कहा कि कोविड-19 हमें फेडरलिज्म के सारे चेहरे दिखाएगा। ये हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी दिखाएगा, ये हमें यूनिटरी फेडरलिज्म भी दिखाएगा, ये हमें बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी दिखाएगा। तो सहकारी संघ हो, एकात्मक संघ हो, सौदेबाजी का संघ हो, केंद्र राज्य के बीच संसाधनों का बंटवारा हो, केंद्रीय सहायता हो, नीति आयोग की भूमिका हो, ठीक, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर केंद्र का हस्तक्षेप हो, ठीक, बलों की तैनाती से जुड़ा हस्तक्षेप हो,
ये सारे मामले फेडरलिज्म के चैलेंजेस के अंतर्गत दिखेंगे। तो ये कहा जाएगा कि कोविड-19 संघवाद को नई दिशा देगा, केंद्र राज्य संबंधों को नई दिशा देगा और विभिन्न मुद्दों पर केंद्र राज्य विवादों को सामने लाएगा। ये पहला हिस्सा है जिसे हम फेडरलिज्म का हिस्सा कहते हैं। फेडरलिज्म के बाद दूसरा एरिया जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बहुत मुखर होकर सामने आने वाला है वो है राइट विंग पॉलिटिक्स का मुद्दा, दक्षिणपंथी राजनीति का मुद्दा। अब आप देखिएगा, कोविड-19 को भी अब भुनाया जाएगा, इसके प्रबंधन की प्रशंसा में गीत लिखे जाएंगे। कोविड-19 के दौरान सरकार का साथ देने पर आप राष्ट्रभक्त होंगे, लेकिन सरकार की बुराई करने पर या बुराई आप भले ही ना करें, सरकार से ये प्रश्न भी उठा लेने पर कि भाई आपने एयरपोर्ट पर लोगों को चेक क्यों नहीं किया या आपने समय से पहले लॉकडाउन क्यों नहीं किया, आप देशद्रोही की संज्ञा को प्राप्त करेंगे। यानी कोविड-19 प्रो गवर्नमेंट अप्रोच को नेशनलिस्ट अप्रोच की तरह दर्शाएगा। जो सरकार के साथ है वो देशभक्त है और जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, चाहे वो बंबई और दिल्ली में इकट्ठा हुआ मजदूर हो या कोई और हो, वो देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। यानी राइट विंग पॉलिटिक्स कोविड-19 को देशभक्ति, और इसको मैं कहूंगा कौन सी देशभक्ति, छद्म देशभक्ति के रंग में रंगे। इसके अलावा राइट विंग पॉलिटिक्स का यानी कोविड-19 में राष्ट्रवाद का तड़का लगेगा। पॉइंट नंबर 2, राइट विंग पॉलिटिक्स अब एक चीज के साथ फिर से मुखर होकर सामने आएगी, जो एक विरोधाभास दिख रहा है कि हमारे यहाँ राइट विंग पॉलिटिक्स करने वाले भी कैपिटलिस्ट, प्रो कैपिटलिस्ट नजर आते हैं, ग्लोबलाइजेशन के समर्थक। लेकिन अब बहुत हद तक संभव है कि बाबा रामदेव या पुराना कोई नाम सुना था मैंने, दीक्षित जी कोई होते थे जो स्वदेशी का बढ़ चढ़कर प्रसार करते थे, वो सारे लोग जो स्वदेशी के समर्थन और विदेशी के विरोध में हैं, वो अब और मुखर रूप में सामने आएंगे, क्योंकि कहेंगे कि ये महामारी आई ही इसलिए क्योंकि हमने विदेशी सामानों, विदेशी लोगों, विदेशी चीज़ों से जुड़े। तो स्वदेशी को नए तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ये भी इसके अंतर्गत दिखाई देगा। लेवल 3 पर ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, या आप ये कह सकते हैं कि कोविड-19 को भी हिंदू मुस्लिम चश्मे में बदला जाएगा। और इस संदर्भ में मीडिया की भूमि पर हमने थोड़ी बहुत बात की है, या आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब कोविड-19 को भी या कोरोना की महामारी को भी मुस्लिम षड्यंत्र की तरह प्रसारित किया जाएगा, कोरोना बम, कोरोना जिहाद जैसे शब्दों को प्रसारित किया जाएगा, और हमारा बिकाऊ, अनुत्तरदायी, ट्रायल, सनसनीखेज, नकारात्मक, ये मीडिया के नाम है मेरी नजर में। और इन सब के ऊपर एक नाम आता है हमारा गोदी मीडिया, पेड मीडिया, इरेस्पॉन्सिबल मीडिया, ट्रायल मीडिया, सेंसेशनल मीडिया, नेगेटिव मीडिया। जब ये एक पक्षीय खबरें चलाएगा तो ये देश के अंदर एक आंतरिक विभाजन को जन्म देगा। देश के अंदर
हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता को और स्वर मिलेगा। और जब देश के एक बड़े तबके को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषी दर्शाया जाएगा तो उनमें एक वंचना की भावना आएगी। ये वंचना की भावना ही आगे चलकर विभिन्न वादों को जन्म देती है, चाहे संप्रदायवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोरोना 19 में मुस्लिम समुदाय ने कोई गलती नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तबलीगी, जमाती, ये सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। इन समुदायों ने पहचान के बाद जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया वो निंदनीय है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने इनके समर्थन में जो मंचों पर बातें कहीं वो बिल्कुल गलत है। समय रहते, चाहे वो जामा मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो सलमान खान हो या जावेद अख्तर हो, इन लोगों ने इनकी गलतियों को पर इनको डांटा नहीं, ये गलत है। इनके द्वारा जब डॉक्टर्स पर हमले किए गए, पुलिस पर हमले किए गए, अपने आप को, ठीक है ना, तब इनकी कटु आलोचना या इन पर कठोर कार्यवाही नहीं की गई, ये गलत है। और इसीलिए इस बारे में मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि समुदाय के समझदार वर्ग ने अपनी भूमिका जिस ढंग से निभानी थी उस ढंग से नहीं निभाई। अब वो ये कह सकता है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन में था, उसे लगा कि ज़रूरी नहीं है, उसने अपने आप को अपने समुदाय की जिम्मेदारी से अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगड़ा मुसलमान हूँ, वो पिछड़े मुसलमान है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो नहीं है। हर समुदाय के समझदार वर्ग की जिम्मेदारी बनती है। यदि अंबेडकर ये सोच लेते कि मैं तो समृद्ध हो गया, बाकी दलितों से मेरे को क्या करना, तो फिर तो दलितों का कभी उत्थान ही नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी थी मुस्लिम स्कॉलर्स की, मुस्लिम इंटेलेक्ट्स की, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की, मुस्लिम प्रवक्ताओं की, कि वो आगे आकर अपने समुदाय में जो लोग इस तरीके के काम कर रहे थे उन्हें रोकते, ना कि बल्कि उनका क्या करते, समर्थन करते। ये एक जगह है जहां मुस्लिम समुदाय से गलती हुई, लेकिन इस गलती को आप षड्यंत्र नहीं कह सकते, आप इसे जिहाद नहीं कह सकते, आप इसे कोरोना बम नहीं कह सकते। और इस गलती के लिए आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके उनके साथ अपने संपर्क को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो ये वंचना भारत को एक नए सिविल वॉर की तरफ ले जाएगी और ये सिविल वॉर का अंत एक नए डिवीजन के रूप में होगा। और इस तरीके की राजनीति कभी भी उचित नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये हमारे लिए एक चुनौती है। और राइट विंग पॉलिटिक्स से निकली जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो हमारे लिए चुनौती है। तो कोविड-19 से उभरी पॉलिटिकल चुनौतियों में पहला सेंटर स्टेट रिलेशन या फेडरलिज्म की चुनौती है, दूसरा राइट विंग पॉलिटिक्स के अधिक कठोर होने की चुनौती है, तीसरा सांप्रदायिक राजनीति की चुनौती है। इसे हम ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, जहां सब अपने वोट बैंक को साधने में लगे रहते हैं। पोलराइजेशन एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये समस्या है। और इन सब के अलावा अब हम पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स को मजबूत होते देखेंगे। और पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब है लोकप्रिय राजनीति विकासात्मक राजनीति को खा जाएगी।
अब राजनीति में लोन माफी, करों में छूट, सब्सिडी, मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, जब ये सब चीजें होंगी पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स, तो भविष्य में कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले जो व्यय हैं, विकास की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसको पॉपुलिस्टिक को हम कहते हैं प्रो पुअर पॉलिटिक्स को लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही वोट बैंक का आधार बनेंगे। तो जो मुफ्त की राजनीति लंबे समय से देश में चली आ रही है, वो राजनीति और ज्यादा गंभीर होकर सामने आ सकती है। इसे कुछ लोग सस्ती भाषा में मुफ्तखोरी की राजनीति कहते हैं, या मुफ्तखोरी बढ़ाने वाली राजनीति कहते हैं। मुझे पूरा डाउट है कि भविष्य में पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स या फ्री बीज बोलते हैं इन्हें, फ्री बीज की राजनीति बहुत तेजी से उभरने वाली है, बढ़ने वाली है। इस राजनीति के बाद हमारे यहाँ ठीक एक संघर्ष की राजनीति भी नजर आने वाली है, जहां इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्ग, जिसमें किसान होंगे, श्रमिक होंगे, दलित होंगे, ट्राइब होंगे। ट्राइब्स का तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तीन वर्ग कम से कम एक इफेक्टिव प्रेशर ग्रुप बनकर सरकार पर अपने पक्ष में काम करने की गुहार लगाएंगे। और इस तरीके से भारत में फार्मर पॉलिटिक्स, लिबरल पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, यानी इनको भी एक तरीके से किस में डाला जाता है। यदि राइट पॉलिटिक्स कट्टर होने वाली है, तो भारत में लेफ्ट पॉलिटिक्स भी नए तरीके से इनोवेट होकर सामने आने वाली है। यानी भारत में वामपंथी राजनीति में भी एक नया चेहरा उभर कर सामने आने वाला है। और ये एक और संकट है जो भारतीय राजनीति के अंतर्गत हमको दिखाई दे सकता है, जहां दलित राजनीति, आदिवासी राजनीति या फिर किसान और मजदूर की राजनीति आगे बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा हमारी राजनीति में पॉलिटिशियंस पर दबाव अब बढ़ने वाला है। आज पॉलिटिशियंस की आलोचना ये कहकर की जाती है कि भाई आप विधायक निधि से पैसा क्यों दे रहे हैं, सांसद निधि से पैसा क्यों दे रहे हैं, अपने आप से पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। अब गांधी के ट्रस्टीशिप के विचार को भारतीय राजनीति में नए सिरे से सामने लाया जाएगा और कहा जाएगा कि गांधी के जमाने से नेकी कर दरिया में डाल, पैसा कमा गरीबों को बांट, ये सारी जिम्मेदारी व्यापारियों ने क्यों उठाकर रखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों उठाकर रखी है। उस समय बिरला थे, आज अंबानी है, टाटा है, ऐसा क्यों है। अब समय आ गया है कि हमारे राजनेता भी उस त्याग और सेक्रीफाइस को दर्शाएं जो नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू और उसके परिवार ने अपने प्रयागराज की सारी प्रॉपर्टी दान की, ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ लोग समर्थित में ना भी हों। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो भी एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन सादगीपूर्ण जीवन से जुड़े। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, अपने असेट्स को गरीबों के लिए दिया था। मुझे इस कोविड-19 के दौर में कोई भी बड़ा नेता कोई बड़ा दान करते नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, वो अपना कुछ हिस्सा यहाँ पर दें। कांग्रेस जो 70 सालों से भारत की सबसे मालदार पार्टी बनी है, वो अपना कुछ पैसा इसके लिए दे। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 सालों से सर्वाधिक चंदा पा रही है, या पिछले 15 सालों से लगातार चंदा पा रही है, अभी डेटा आया है कि 15,000 करोड़ में से 12,500 करोड़ रुपए उनके पास हैं, तो उसमें से क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा। तो नाउ कांग्रेस के जो लोग हैं वो गांधी नेहरू को फॉलो करते हुए अपनी जो नेता हैं, मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े नेता सांसद जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अपनी असेट्स डिक्लेयर करते हैं चुनाव में, वो गांधी नेहरू को फॉलो करते हुए एक मौका दें और उनको लीड बाय एग्जाम्पल सोनिया और राहुल जी करें। इसी प्रकार भाजपाई में भी अरबपति हैं, वो मोदी जी को फॉलो करें। मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके निकल जाऊंगा, तो आप काहे इतना सारा रखे हुए हो, आप भी दे दो। सारे त्याग की जिम्मेदारी हम ही लोगों की थोड़ी है कि हम सैलरी भी पूरा दें, वेतन में भी अपनी कटौती करवाएं, ठीक, त्याग भी हम ही करें, चंदा भी हम ही दें, घंटी भी हम ही बजाएं, अगरबत्ती भी, और तुम घंटी अगरबत्ती बजाकर निकल जाओगे, ऐसा थोड़ी है। अब राजनेताओं पर दबाव होगा कि वो वास्तव में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सामने आए। मैंने कहा इफ यू बिलोंग टू बीजेपी फॉलो मोदी, इफ यू बिलोंग टू कांग्रेस फॉलो गांधी, एंड believe in trusteeship and give a part of your property for the welfare of nation which is suffering right now. Unless and until you do that, your politics is not going to be appreciated. इस दौर में यदि आप लेविश शादी करोगे देवी घोड़ा जैसे, तो आप जनता की नज़रों में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। हो सकता है कि भविष्य में करप्शन के लिए भी जनता के मन में, सरकार के मन में एक
नो टॉलरेंस की नीति आए कि जब देश इतने संकट से जूझ रहा है, इस समय ये नेता, ये ब्यूरोक्रेट, ये अधिकारी पैसे खा रहा है, तो एंटी करप्शन एटीट्यूड भी हमारी पॉलिटिक्स में भविष्य में मुखर होकर दिख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो भारतीय राजनेताओं पर दबाव जो हमने बात की है वो एक नए सिरे से सामने आएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल चैलेंजेस के अंतर्गत हम डिवीजन अमंग स्टेट यानी राज्यों के बीच एक विभाजन भी देख सकते हैं। अब डेवलप्ड स्टेट डेवलपिंग स्टेट्स के लिए जो पहले फंड्स वगैरह जाते थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड होता था, उसके साथ उतने सहज नहीं रहेंगे। वो कहेंगे गुजरात महाराष्ट्र जैसे राज्य की हमें ही पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है, तो वित्त आयोग बीमारू राज्यों को ज़्यादा पैसा क्यों दे रहा है। तो जब फाइनेंस कमीशन के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, चाहे मॉडिफाइड मुखर्जी फॉर्मूले पर हो या उसके फॉर्मूले पर, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में डेवलप्ड स्टेट्स जो रहेंगी वो नाराज रहेंगी और अगड़े राज्य पिछड़े राज्य का विवाद और गहरा सकता है। भारतीय राजनीति में ये एक स्थिति बन सकती है कि प्रोग्रेसिव स्टेट्स और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनमें संकट की स्थिति बन सकती है। ये भारतीय राजनीति के अंतर्गत दिखाई देगा। ठीक, तो ये सब राजनीतिक संदर्भ में हमारे साथ उभर रही चुनौतियां हैं। भारतीय स्तर पर जो भविष्य की चुनौतियां होंगी, तो अब चुनौतियों के अंतर्गत सिर्फ एक हिस्सा रह गया है, वो है आर्थिक चुनौतियां कोविड-19 की, जो मैंने अलग से डील नहीं किया, और उसको सुधारने के लिए प्रयास और सुझाव, इसको हम अलग से एक वीडियो में बनाएंगे। कोविड-19 इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, इस वीडियो को आप आगे ज़रूर देखिएगा। अब हम अगले हिस्से में आपके जो प्रश्नोत्तर हैं या जो प्रश्न हैं विभिन्न, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। लगातार खड़े होकर मैं थक गया हूं, तो अब बैठकर मैं उनका जवाब दूंगा। थोड़ा सेटअप बदलते हैं और फिर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल में आज हमने तय किया था कि हम लाइव प्रश्नोत्तरों का जवाब देंगे, लेकिन शुरुआत में शायद मेरा लेक्चर इतना बड़ा हो गया कि आपके अधिकांश प्रश्नों के जवाब उसमें धीरे धीरे मिलते गए। इसके बावजूद चूंकि हमने ये तय किया था कि मैं जो बचे हुए सवाल रह जाएंगे या लेक्चर के दौरान, सेशन के दौरान जो सवाल उत्पन्न होंगे उनका मैं जवाब दूंगा, तो उन सारे सवालों की श्रृंखला यहाँ तैयार कर ली गई है और उन्हीं सवालों को मैं एक एक करके जवाब दूंगा। इनमें से अधिकांश सवालों पर हमने चर्चा की है, लेकिन फिर भी जो आपके व्यक्तिगत सवाल हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, और इसके बाद भी यदि कभी आपके सवाल होंगे तो उनका जवाब देने में कोई संकट नहीं है। मेरा मानना है कि आज 12 बजे से लेकर अभी आई थिंक 4 बज जाएंगे हमको, तब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उनको हम 2 से 3 घंटे के एक वीडियो में कंपाइल करके आप तक देंगे। अभी आपके पास 1 घंटे 51 मिनट का प्रारंभिक वीडियो है और उसके बाद उसमें कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस और इकोनॉमिक चैलेंजेस से जुड़ा वीडियो नहीं जुड़ा है, जिसको हम आगे जोड़ देंगे और उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके आपके पुराने नए सवालों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है, मेंस का एग्ज़ाम कितना लेट हो सकता है। देखिए, कोई अंतर्यामी वाला मामला मेरे साथ नहीं है, ना ही कोई UPSC PSC के साथ कुछ मामला है। तो आज से 3 दिन पहले शायद UPSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी परीक्षाओं को लेकर, और उसमें उन्होंने जो तर्क दिए हैं, जो व्यवस्थाएं की हैं या जो संकेत दिए हैं, उन्हीं संकेतों का पालन CGPSC में भी किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप UPSC की उस नोटिफिकेशन को पढ़ें, जिसमें उन्होंने मूल बात यही कही है कि किसी भी परीक्षा को आयोजित करने में सबसे प्रभावी या मूल चीज़ होती है आवागमन की सुविधा। तो जब तक पूरी तरीके से आवागमन खुल नहीं जाता है, भविष्य में कोई भी परीक्षा आयोजित होगी इसकी संभावना बहुत कम है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि जून तक किसी भी तरीके से आवागमन की स्थितियां बन पाएंगी। UPSC के इंटरव्यू अभी रुके हुए हैं, उसके बाद UPSC यदि 3 महीने 4 महीने एक्सटेंड करती है, जैसे एक बार हुआ भी है, UPSC का प्रीलिम्स अगस्त में हुआ था, तो मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ PSC का मेंस भी जून से आगे जाकर लगभग सितंबर अक्टूबर तक जाना चाहिए। हाँ, CGPSC ये प्रयास ज़रूर करेगी कि वो अपनी साइकिल को ना तोड़ते हुए अगली वैकेंसी फरवरी में यदि लाने की कोशिश कर, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी प्री का रिज़ल्ट नहीं आया है। प्री का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, फिर नए नोटिफिकेशन की स्थितियां बनेंगी। तो आप ये मानकर चलिए कि पूरी परीक्षा कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 महीने तक टल सकती है परीक्षा की साइकिल। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है कि क्या कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ होने वाली हैं उसमें हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए या नए रोज़गार की तरफ जाना चाहिए।
देखिए भाई, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसमें नए रोजगार और स्वरोजगार का संकट तो और भी गंभीर है। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बचाने के लिए सरकारी नौकरियों में कटौती करने पर ना आ जाए, लेकिन ऐसे संकेत नहीं लग रहे हैं। मैं कल ही कहीं पर देख रहा था तो मैंने देखा कि LIC की वैकेंसीज़ जारी की गई हैं इस समय भी, और अभी श्रम निरीक्षक से जुड़ी कुछ वैकेंसीज छत्तीसगढ़ में व्यापम से जुड़ी जारी की जा रही हैं। तो यदि इस समय भी जब कोविड-19 का प्रभाव है और हम ये देख रहे हैं कि नई वैकेंसीज दी जा रही हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सरकारी नौकरियों में भविष्य में कटौती होगी बहुत भारी, ऐसी संभावना नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि आपने जीवन का एक बड़ा समय, बड़ी ऊर्जा इसको दी है, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और जल्द से जल्द पोस्ट लेने की कोशिश करें। तैयारी छोड़ने जैसी कोई परिस्थिति कोविड-19 से पैदा नहीं होती है, ये आपको समझने की बात है। ठीक है, पेपर 7 से रिलेटेड टॉपिक की तैयारी का तरीका, यार ये अभी कैसे समझाऊं, इसके लिए तो मेरे को अलग से एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा। तो ज़रूर पेपर 7 की तैयारी कैसे करें, मैं एक काम करूंगा कि हर पेपर में 6 की तैयारी कैसे करें, 7 की तैयारी कैसे करें, दर्शन शास्त्र के लिए भी बहुत लोगों ने कहा है, तो मैं एक ओरिएंटेशन वीडियो हर पेपर के लिए बना देता हूँ। पेपर 3 से जुड़ा, पेपर 4 से जुड़ा, 5 से जुड़ा, 6 से जुड़ा, 7 से जुड़ा, तो जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरी होगी। अभी तो अगले 1 महीने कोई ऐसी बात है नहीं एग्ज़ाम की, तो मैं प्रयास करूँगा कि हर पेपर पर एक वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर आपको दे दूँ, लेकिन मेरे वीडियोज़ लगभग वीकली ही आ पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहिए। तो प्रायोरिटी वाइज मैं बना दूँगा। कोविड-19 का इकोनॉमी पर असर मैं आपको बता दिया हूँ। क्या भविष्य में एक नई दुनिया बन पाएगी, ये मैंने शुरुआत आज के सेशन की यहीं से की थी। तो आप सबका धन्यवाद कि आपके प्रश्नों के कारण मैं उस प्रकार के प्रारूप में बात कर पाया। मैंने कहा था कि मैं कई बार मजाक में अपने सेमिनार्स में कहता हूँ कि एक बार मुझे बोल लेने दो, उसके बाद आपकी आत्मा परमात्मा से ज़रूर मिलेगी और शायद ही कोई प्रश्न रह जाएगा बजाय कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों के। तो देखिए, आप अर्थव्यवस्था के गिरने के बाद तैयारी मैंने आपको बता दिया। कोविड-19 एंड न्यू एग्ज़ाम पॉसिबिलिटीज़ रमन जी ने पूछा था, तो मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइकिल डिले होगी, जब पूरी दुनिया डिले हो गई है, दुनिया का महानतम संकट है, रेलवे बंद हो गया है, उद्योग बंद हो गए हैं, देश बंद हो गया है, ऐसा पिछले 500 सालों में नहीं हुआ होगा इतना बड़ा तो लॉकडाउन पूरी दुनिया में। तो ऐसे में किसी परीक्षा का 4-6 महीने आगे पीछे हो जाना कौन सी बड़ी बात है यार। तो ये मानो जो सबके साथ हुआ वही आपके साथ हुआ। और मैंने कई बार कहा है कि इस दौर में जो पढ़ नहीं पाया वो ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ पाएगा। इस दौर में जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाया वो ज़िंदगी में कभी नहीं रख पाएगा, क्योंकि जब सारी कायनात आपको पढ़ाई करवाने में लगी है और आप तब भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कब पढ़ाई करेंगे। तो ये अवसर है विद्यार्थियों के लिए, गंभीर विद्यार्थियों के लिए, अपनी पढ़ाई को नए रूप में लाने का, नए सिरे से परिभाषित करने का, और मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए। ठीक है, हाउ to prepare answer writing? Well, there is only one way to prepare answer writing, that is by answer writing. I hope you understand my point. एक ही तरीका है आंसर राइटिंग सीखने का, वो है आंसर राइटिंग करना। एक्चुअली एक विरोधाभास आंसर राइटिंग में दिखता है। लोग सोचते हैं कि मुझे उत्तर लिखना आ जाए तब मैं उत्तर लिखूंगा, और मैं कहता हूं कि उत्तर लिखते जाओ, उत्तर लिखना आ जाएगा। ये वैसे ही है, मुझे गाड़ी चलाना आ जाए तब मैं गाड़ी में बैठूंगा, जब तक तुम गाड़ी में नहीं बैठोगे गाड़ी चलाना कैसे आएगा। सो देयर इज़ ओनली वन वे टू स्टडी। जैसे एक प्रश्न होता है ना, कैसे पढ़ें, तो पढ़ने का एक ही तरीका है, पढ़ो, पता चल जाएगा कैसे पढ़ें। तो आंसर राइटिंग कैसे करें, एक ही तरीका है, आंसर राइटिंग करो। लेवल 1 पर उसे अपने मित्रों से जचवाओ, लेवल 2 पर एक ग्रुप बनाकर उसको एक दूसरे से जांचो, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है। लेवल 3 पर जब आपको लगे कि इसकी जांच किसी गंभीरता से की जानी चाहिए, तो जिस संस्थान से आप जुड़े हैं, जिस शिक्षक से आप जुड़े हैं, उससे जुड़कर आंसर्स को चेक करवाने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। लेकिन आंसर चेक करवाइए। आप में से कई लोग ना नोट्स चेक करवाने लगते हैं, सिनॉप्सिस, तो वही तो मैं बना कर दिया, तुमने अच्छी राइटिंग में बना के मेरे से ही चेक करवा लिया। तो आंसर चेक करिए यार। आंसर चेक का मतलब है कि 150 शब्दों का आंसर है, तो आपने एक निर्धारित समय सीमा में उसको लिखा और फिर चेक करवाया, तो वो आप चेक करके भेजिए। दिल्ली IAS के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस व्हाट्सएप नंबर इससे जुड़ा एक वीडियो भी डला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ आप अपने आंसर्स को लिखकर भेज सकते हैं और जाँच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने देखा आजकल तो बहुत सारे चैनल्स सिर्फ आंसर राइटिंग पर काम करवा रहे हैं। दृष्टि इटसेल्फ
इज़ वर्किंग फॉर आंसर राइटिंग। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो थोड़े दिन के लिए दृष्टि के यूट्यूब चैनल से जुड़कर आंसर राइटिंग कैसे करें उस पर काम कर सकते हैं। Philosophy classes in public domain. Well, I know you want all my classes in public domain, and I don't have any problem by putting all my classes in public domain the moment I become the biggest YouTuber here. So if I'll get my revenue from YouTube, then I have no problem in getting into public domain. तो एक काम कीजिए, दिल्ली IAS एकेडमी के सब्सक्रिप्शन को कुछ 10-20 लाख तक पहुंचा दीजिए ताकि YouTube मेरी रोजी रोटी का पैसा भेजने लगे, तो मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में डालने लगूंगा यार। तब तक मुझे अपने घर परिवार अपने एम्प्लॉयज़ की चिंता करना है, तो मैं सारे वीडियोस सीक्वेंस के साथ पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकता। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और इसलिए मेरे पब्लिक डोमेन में बहुत लिमिटेड वीडियोस हैं। तो आप इसको प्रोफेशनल होना कहिए, आप इसको कनिंग होना कहिए, आप इसको क्या कहेंगे, मनी माइंडेड होना चाहिए। मैं इसको रोजी रोटी का सवाल मानता हूँ। पापी पेट का सवाल है बेटा। सब कुछ पब्लिक डोमेन में डालूंगा तो जीऊँगा कैसे। मैंने कहा कि YouTube से इतनी कमाई करवा दीजिए कि मैं जीने लगूँ। तो आज से मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, एक कोशिश कीजिए कि कुछ लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। मैंने सुना है पैसा देता है YouTube, तो यदि पैसा वैसा आने लगेगा तो मेरे को क्या दिक्कत है। ऐसे बैठे बैठे काहे मैं क्लास जाके संकट पैदा करूँगा, ऐसे ही बैठे बैठे बोलने लगूँगा। ठीक, चलिए तब तक एक आध वीडियो डाल दूंगा पब्लिक डोमेन में, मजाक अपनी जगह, लेकिन सब कुछ पब्लिक डोमेन में मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। वैसे भी हम अपनी क्लासेस को ना सीक्वेंस में करवाते हैं कि मान लीजिए कहीं ज्योग्राफी बचा था तो बची ज्योग्राफी की क्लास भेज दी, कहीं इकोनॉमी बचा था तो बची इकोनॉमी की क्लास भेज दी। तो हम पर्सनल लेवल पर अपने हर बैच में, मतलब मान लीजिए वो मेंस का है, प्री का है, प्री कम मेंस का है, साइकिल में क्लासेस भेज रहे हैं। और वो क्लासेस कुछ समय के लिए अवेलेबल होती हैं और हटा दी जाती हैं। तो हम वो उसको पब्लिक डोमेन में थोड़ा सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक साइकिल में भी है, टाइम टेबल में भी है, तो वो आउटराइटली पब्लिक डोमेन में जाने लायक नहीं है। और अंततः मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ डिमांड और सप्लाई पर है। चाहे मेरे वीडियोज़ हों, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आप भाई डिमांड सप्लाई ज़्यादा हुई तो आप डिमांड अपने आप कम कर दोगे, है ना। तो प्रयास करेंगे। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड। Well, as I said, you need to make a timetable. In what I personally believe that you can make 4 slots of study of 3 hours. 12 hours ये मैक्सिमम है। अब मान लीजिए कोई सुबह जल्दी सोकर उठता है तो वो पहला स्लॉट बनाए 5 बजे से, वो 4 बजे उठे, 5 बजे से 8 बजे का दूसरा स्लॉट बनाए, 10 बजे से 1 बजे का तीसरा स्लॉट बनाए, 5 बजे से 8 बजे का, और ऐसे 3 स्लॉट में पढ़ाई कर ले। कोई रात भर जागने वाला है तो सुबह वाला स्लॉट छोड़ दे, वो दिन में सो रहा है तो पहले 10 बजे सोकर उठकर पहला स्लॉट बनाए 10 बजे से 1 बजे का, दूसरा स्लॉट बनाए उसके बाद खाना खाने के बाद 3 बजे से 6 बजे का, फिर तीसरा स्लॉट बनाए रात में 6 से 9 छोड़ दीजिए, 9 बजे से 12 बजे का। कुल मिलाकर आप 3-3 आवर्स के स्लॉट्स में पढ़ाई कीजिए, मिनिमम 3 स्लॉट्स, मैक्सिमम 4 स्लॉट्स। तो ये एक टाइम टेबल मैनेजमेंट हो सकता है जो सिर्फ पढ़ाई करने वाले हैं। बाकी जो मनोरंजन के साथ पढ़ने वाले हैं उनसे आग्रह है कि कम से कम 2 स्लॉट बना लो यार, सुबह 3 घंटा और शाम को 3 घंटा पढ़ लो। इसी बहाने दिल्ली IAS सौरभ सर पर और आपके परिवार वालों पर एहसान हो जाएगा, है ना। प्लीज़, ये क्या लिखा है भाई समीक्षा जी ने, ये आपने लिखा है, देखो ज़रा, नहीं बता दो यार, ऐसी क्या बात है। प्लीज़ क्या सर? तीसरे चौथे नंबर पर है। प्लीज मोटिवेट। प्लीज मोटिवेट। वेल सी माई that particular video of psychological impact. There I have told you many things regarding motivation. Apart from that, एक्चुअली मेरे मोटिवेशन पर जो पहले थ्योरी थी ना वो टेलर ने दी थी, और टेलर ने कहा था छड़ी और गाजर का सिद्धांत। मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, दंड और इनाम। अब इनाम का मतलब होता है बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम में ताकत है। और वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जीत आपकी, यस आई कैन। और बहुत सारे मोटिवेशन गुरु हैं, बहुत सारे वीडियोस उनके बाज़ार में और अनौपचारिक रूप से उपलब्ध हैं। ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। मेरे मोटिवेशन में ना थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा होता है। इसको अभी सिलेक्टेड हमारे विद्यार्थियों में से किसी ने कहा है बेइज्जती का इंजेक्शन। अब बेइज्जती का इंजेक्शन प्राइवेट डोमेन में दूँ तो ठीक रहता है,
कि गधे हो तुम लोग, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, मक्कारी करते रहते हो, ये सब करने आए हो क्या, बर्बादी करने आए हो क्या, यही चैटिंग सेटिंग डेटिंग में बर्बाद हो जाओगे। ये बेइज्जती का इंजेक्शन यदि मैंने पब्लिक डोमेन में दिया ना तो लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। और ये तो ऐसी जगह है जहाँ कोई भी किसी को मुंह उठाकर कुछ भी बोल सकता है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन मैंने दे दिया है, नेगेटिव मोटिवेशन के लिए इंतज़ार करो, या तो कभी प्राइवेट में दे देंगे वीडियोस में, या क्लास आएगी तो बेइज्जती का इंजेक्शन मिलेगा, भरपूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर मोटिवेट होइएगा। इसके बाद है हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। महेंद्र जी ने पूछा है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट। टाइम मैनेजमेंट रिया जी ने पूछा था, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अभिषेक ने कोविड एंड रोल ऑफ मीडिया पर बात की थी। मैंने मोर और लेस बात की है। मीडिया पर मैंने ज़्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि मीडिया का एनालिसिस हम निबंध के तौर पर विस्तार से करते ही हैं, लेकिन आप मीडिया के बारे में कुछ बातें कह सकते हैं। टीआरपी के पीछे पागल मीडिया, गैर जिम्मेदार मीडिया, दायित्वहीन मीडिया, ठीक है, सनसनीखेज मीडिया, बिकाऊ मीडिया, या फिर हम क्या कहें खुद ही जज और खुद ही ट्रायल मीडिया। तो ऐसे 5-6 शब्द याद कर लीजिए आप। ट्रायल मीडिया, पेड मीडिया, गोदी मीडिया, आप समझ रहे हैं ये सारे शब्द, ठीक है। इरेस्पॉन्सिबल मीडिया, सेंसेशनल मीडिया, और ये मीडिया ने कोविड-19 के दौरान रोल निभाया है। और पैनिक क्रिएटिंग मीडिया, नेगेटिव मीडिया, डराने वाला मीडिया, फियरफुल मीडिया, ऐसे 8-10 नाम मीडिया को अपनी तरफ से दे दीजिए और बोल दीजिए कोविड-19 में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया है मीडिया। बाकी पॉजिटिव्स तो आप जानते ही हैं जो आप देना चाहें, है ना। Pros and cons of joining civil services. Well, I think there are so many people who have discussed about regarding the opportunities in civil services. तो दिस इज़ क्वाइट बिग एरिया जो बहुत छोटे में डिस्कस करना संभव नहीं होगा। 1-2 लाइन में मैं बात करता हूँ। प्रॉज ये है कि ये प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान से परे, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान से परे लोगों के जीवन में बदलाव लाने की आपको ताकत देता है। और ये ताकत ना नेता के पास है, ना व्यापारी के पास है, ना शिक्षक के पास है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज और पॉलिसी एग्जीक्यूशन का अधिकार होता है। तो यदि सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो तो लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आओ, जैसे नेहरू ने कहा था, जैसे गांधी ने कहा था। और ये मान सकता हूँ मैं कि एक कलेक्टर अपनी लाइफ टाइम में लगभग 5 करोड़ लोग और एक डिप्टी कलेक्टर 50 लाख लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्स की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यू हैव टू डील विद पॉलिटिकल प्रेशर, यू हैव टू मेंटेन और मैनेज बिटवीन ऑफिस एंड होम, क्योंकि 24/7 का जॉब है अब सिविल सर्विसेज। आप यदि इसमें करप्शन के लिए आना चाहते हैं तो अब स्कोप धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यदि आप यहाँ पर धमक के लिए आना चाहते हैं, ठगुराई दिखाने के लिए आना चाहते हैं, मैं कलेक्टर हूँ, तो वो वाला मामला ख़त्म होने वाला। आजकल तो पार्षद ही चमका दे रहा है, आप जान ही रहे हो, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर यानी आप यदि यहाँ पैटी गेंस के लिए आना चाहते हो, मेरा नाम होगा, मेरा सम्मान होगा, मैं बदला लूँगा, मैं इसको निपटा दूँगा, तो ये कौन से हैं। बाकी पॉलिटिकल प्रेशर इज़ अ रियल कॉन, 24/7 365 जॉब इज़ अ रियल कॉन। बाकी इस पर आई कैन स्पीक फॉर एन आवर एंड पीपल हैव स्पोकन रिगार्डिंग दिस फॉर आवर्स एंड आवर्स। सो दिस इज़ प्रॉज एंड कॉन्स आई थिंक। Providing test questions to target batch students. Well, from today itself we have decided that we'll send you the test papers, so you'll get the test papers. But complete test paper हम नहीं दे रहे हैं। हमने सोचा है कि यदि कुछ टेस्ट मिस भी हो जाएंगे, पहला तो क्लासेस एक्सटेंड होंगी, जो जून तक होने वाली थी वो अगस्त तक जाएंगी, वो सारी चीज़ें उसके साथ बनी रहेंगी। दूसरी बात ये रहेगी, हम एक दिन में 2 पेपर ले लेंगे, या क्लासेस एक्सटेंड होंगी तो संडे की टेस्ट सीरीज़ जैसे चल रही थी आगे होगी। इस बीच में हम जो टॉपिक चल रहे हैं उस पर टेस्ट जरूर लेंगे। तो आज ही आपका डेटा इंटरप्रिटेशन जो रीजन है उस पर टेस्ट आई थिंक प्रिस्क्राइब्ड है, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। देन strategy for means during lockdown. Well, I have the same strategy that I discussed in the beginning of target group। वो शायद Facebook लाइव भी हुआ था जहाँ मैंने टाइम टेबल बताया था, उसमें बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो बातें मैंने कही हैं उनको आप अपना लीजिए तो मामला हो जाएगा। राजेश पटेल जी ने पूछा है कम्युनलिज्म आफ्टर लॉकडाउन। मैंने आज चर्चा कर दी है उस पर कि मुझे बहुत गंभीर चिंता है इस बारे में, और इसके लिए हम सब ही काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा संयम बरतें और थोड़ी सी समझदारी का परिचय दें।
एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा यार, दुनिया में जो कुछ होता है सब कुछ होगा, एग्ज़ाम भी होगा, आपका चयन भी होगा, फिर आपकी शादी भी होगी, फिर आपका बच्चा भी होगा, बस इंतज़ार करो, सब एक एक 1.5 साल थोड़ा देर से होगा, है ना, सब होगा, चिंता मत करो। रिज़ल्ट कब आएगा, अपने टाइम से आएगा, जब जच जाएगा तब आ जाएगा, जांचने में जो टाइम लगना था वो लगेगा। आप समझ लो 3 महीने का यदि लॉकडाउन इम्पैक्ट है तो 3 महीने का मामला उसमें डिले में जाएगा, तो थोड़ा टाइम लेकर आएगा पर पक्का आएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास प्लीज़, मैं ऑफलाइन क्लासेस से ही बहुत थका हुआ हूँ यार, मतलब इतनी क्लासेस लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, दिल्ली में लेता हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ और मैं कुछ वो क्या कहते हो ना आप लोग, क्या खा रहे हैं ज़्यादा, हाँ फुटेज खा रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। द पॉइंट इज़ कि ऑनलाइन में ना मेरे को सबसे बड़ा संकट ये लगता है कि ह्यूमर मर जाता है मेरी क्लास का। मैं आईना और दीवार देखकर कब तक पढ़ाऊँ, आज ये परिवार के 3 लोगों को बिठा लो, इनका चेहरा देखकर ऐसा बोलता हूँ कि हाँ ठीक है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, तो थोड़ा आज का वीडियो में ह्यूमर आया है। वरना यहाँ पर मैं बैठा रहता हूँ, एक व्यक्ति मेरे साथ रहता है, वो भी हार्डली अपने काम में लगा रहता है, तो मैं किसको देख के पढ़ाऊँ। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ मेरा सबसे बड़ा संकट यही है कि मनहूसियत, जैसा कि मेरे सर बोलते हैं, वो छा जाती है क्लास में। तो निश्चित तौर पर मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर आऊँगा, जहाँ मेरी क्लासेस का लाइव टेलीकास्ट यदि करवाना पड़ा तो छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया, जहाँ पर भी ज़रूरत होगी कि मैं ज़रूर करवाऊँगा। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में मैं दृष्टि के माध्यम से शायद आ गया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा दृष्टि के माध्यम से दिया जा रहा है और उन बैचेस में चला गया है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस छत्तीसगढ़ के जो बैचेस की हैं उनके लिए उस लेवल की शूटिंग रिकॉर्डिंग जब तक नहीं है तब तक थोड़ा सा संकट है, तो संसाधन और व्यवस्था बनने के बाद ज़रूर मैं करूँगा ऑनलाइन पर। लेकिन ऑनलाइन में होगा यही कि मैं क्लास में लूँगा वही ऑनलाइन होगा। अलग से वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है यार, मतलब बहुत आसान नहीं है ना। स्ट्रेटेजी फॉर गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड, मैंने आपको बहुत सारे सुझाव बताए हैं, वही गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होगी। हाउ टू प्रिपेयर इफ़ समवन हैव फिजिकल, इकोनॉमिक, फैमिली प्रॉब्लम इन द लाइफ। Forget about problems, prepare, then the problems will get resolved. You have only 2 choices, either get involved in problem or be there in the problems। या तो समस्याओं में जूझे रहो, चाहे वो पारिवारिक हो, घरेलू हो, मनोवैज्ञानिक हो, इसकी हो उसकी हो, या फिर तरीका ये है कि उन पर समस्याओं के बीच अपने लिए 2 घंटा निकालो और अपना लक्ष्य तय करो और लक्ष्य के लिए प्रयास करो। तो कोई नहीं आएगा, आपको अपना गड्ढा खुद ही भरना पड़ता है, अपना संकट खुद ही सुलझाना पड़ता है। सलाह बहुत लोग देते हैं, प्रयास खुद ही को करना होता है, और सलाह भी उससे लो जो वास्तव में सलाह देने लायक हो या जिसकी सलाह वास्तव में आपके मन में बसती हो। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग सलाह नहीं मांगते हैं, वो चाहते हैं कि सर वही बोल दें जो हम सोच रहे थे, तो ऐसे समय में तो दिक्कत होगी। तो यदि आपकी किसी पर आस्था है तो उसकी बात फिर मानो और उसके हिसाब से पढ़ाई करो। PM केयर फंड कंट्रोवर्सी, ट्रू और फॉल्स। Well, I don't want to discuss about it. What I personally believe that controversies can be created, controversies will be real. It is very easy that you put PM Care Fund again in the purview of CAG, like PM Relief Fund was there. प्रधानमंत्री सहायता जो वो था, राहत फंड जो था, CAG की परव्यू में लाने में क्या दिक्कत है PM केयर फंड को। तो आप उसकी इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट करवा दो, एक्सटर्नल ऑडिट करवा दो, तो पैसा कहाँ से आया कहाँ से गया ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से सरकार के पास तरीका है, यदि सरकार के मन में कोई चोर नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, तो इसका ओपन ऑडिट करवा दे और बोल दे जिसको जो देखना है देख ले भाई, मैं तो फ़कीर हूँ, वैसे भी मेरे को किसी के पैसे की क्या ज़रूरत। तो जब ऐसा है तो इस बात को जनता के सामने साबित कर दिया जाए, तो सारी कंट्रोवर्सीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जहाँ पर आप ज़बरदस्ती संदेह पैदा करवा देते हो, तो आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखिए, ऑडिट में ले आइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाई PM केयर फंड एंड व्हेन PM, मैंने बताया क्यों बनाया गया, उसके लिए उन्होंने कई लॉजिक दिए हैं कि उसमें धांधली होती थी, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उनमें इफेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं होता था, उसमें परमिशन लेनी पड़ती थी, इसलिए इफेक्टिव तरीके से फ़ंड यूज़ हों इसलिए। तो PM केयर फंड क्यों बना उसके अपने तर्क हैं। तो PM रिलीफ फंड के पक्ष में तर्क, PM केयर फंड के विपक्ष में तर्क, और तर्क के बाद जो मैंने समाधान बताया वो समाधान दे दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। बीमारी और महामारी में क्या अंतर है? ठीक है, मेरे ख्याल से बीमारी व्यक्ति को होती है, क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है,
ठीक है। और जब वो वैश्विक स्तर पर हो जाती है तो उसको महामारी कहते हैं। और इस पे तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाए हैं यार, आप सुन लेना बीमारी और महामारी में अंतर, ठीक है ना। 4 दीवारी में बीमारी है, 4 दीवारी से बाहर महामारी है, ऐसा समझ लो, ठीक है। डू यू थिंक बायोलॉजिकल वॉर स्टार्टेड? वेल आई फियर दैट बायोलॉजिकल वॉर में इंटेंसीफाई आफ्टर दैट। बायोलॉजिकल वॉर नहीं, बायोलॉजिकल वेपन मेकिंग जो है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आतंकवादियों को यदि ये विश्वास हो गया कि एक वायरस कई न्यूक्लियर हथियारों से ख़तरनाक है और लोगों को घुटनों पर ला सकता है, अमेरिका को भी, तो वो फिर ये क्यों न लें, वो ना लें, वो वाली बात आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट ईयर PSG विल इट हैपन और नॉट? डेफिनेटली इट विल हैपन, बट इट विल हैपन इन अ डिलेड मैनर आई थिंक, ठीक है। एंड यस, टारगेट बैच ऐसे टेस्ट का रिजल्ट, वेल रिजल्ट तो आई थिंक बन गया है। यदि बन गया है तो उसको आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, किसको कितने नंबर मिले, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इट लेटर। आपको जो भी प्रश्न लगते हैं, आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को देखते हैं, उन वीडियोज़ में प्रश्नों को रख दिया कीजिए। टीम जो बहुत ज़रूरी प्रश्न होंगे उनको मुझ तक पहुँचा देगी, और किसी दिन मैं ऐसे ही वीडियोस इकट्ठे करके एक दिन और क्वेश्चन आंसर आपको जवाब दे दूंगा। आज के क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा ये हमारे वीडियोस से, जो ट्रेडिशनल कोविड-19 इम्पैक्ट वीडियोस से अलग अपलोड किया जाएगा नए नाम से। तो आप इसको ज़रूर देखिए और देखिए कि आपके सारे सवालों का जवाब मिला है या नहीं। और मैंने कभी वो नहीं किया तो मुझसे 1-2 लोग नाराज़ हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल चलाते हैं कि इस पे बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो और आसानी से ये काम करोगे, ठीक। आपके और मेरे संबंध किसी औपचारिकता के मोहताज नहीं है जहाँ मुझे आपसे कहना करें कि ऐसा करिए और वैसा करिए। यदि आपको लगता है कि मैं किसी भी रूप में आपकी पढ़ाई में थोड़ा भी सहायक हो सकता हूँ तो हमसे लगातार जुड़ें। धन्यवाद, थैंक यू।